कर्तव्य आईएएस अकादमी के इस साइंस यानी विज्ञान वाले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मानव शरीर में पाचन किस प्रकार से होता है और पाचन किन किन स्तर से होकर गुजरता है। आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए, या दूध से गैस बनती है, या दूध हमारे लिए कितना उपयोगी होता है, उन सब चीजों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो डाइजेशन सिस्टम में हमारे टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है। इसको हम कहते हैं मानव का यानी मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र। अगर हम मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करें, सबसे पहले पाचन क्या होता है? जो भी हम भोजन करते हैं उससे ऊर्जा का निर्माण करना, जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है उससे ऊर्जा का निर्माण करना पाचन कहलाता है। यानी भोजन को निगलने से लेकर उसके पाचन से उससे ऊर्जा बनना, मानव शरीर को न्यूट्रिएंट मिलना, बहुत सारे पोषक तत्व मिलना, ये सारी प्रक्रिया को हम एक साथ क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्लियर है। तो अगर हम देखते हैं तो पाचन को हम दो भागों में विभक्त करके देखेंगे, है ना। मनुष्य का जो पाचन होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं। पहला हम लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा हम ले सकते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल को आहार नलिका। आहार नलिका। और इसे हम कह सकते हैं पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां। क्लियर है। तो भोजन के पाचन को लेकर इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्लियर है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका पाचक रस। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत क्या क्या पार्ट्स आते हैं उस पर अगर हम चर्चा करें तो हमें समझ में आता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले आता है मुख गुहा। क्या आता है मेरे बच्चों? मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी सबसे पहले। उसके बाद में आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस या आप ये बोल सकते हैं आहार नाल। आहार नाल। क्लियर है। उसके बाद फिर आता है आपका अमाशय। अमाशय। क्लियर है। उसके बाद फिर हम ले सकते हैं चौथे नंबर पर छोटी आंत। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हम ले सकते हैं बड़ी आंत। और अंत में ये जो आपका भोजन है, बड़ी आंत में जाकर वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, पानी का अवशोषण होगा, और आखिरी में ये मलाशय में भोजन पहुंच जाता है। यहां तक पूरी तरीके से हमारा एलिमेंट्री कैनाल फैला हुआ है। क्लियर है। जबकि अगर हम पाचक ग्रंथियों की बात करें तो पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले आती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जिसको हम सलाइवा ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? उसके बाद हम ले सकते हैं अग्नाशय। अग्नाशय भी एक प्रकार का क्या है? पैंक्रियास पाचक ग्रंथि है। उसके बाद आप किसको ले सकते हैं? लीवर ले सकते हैं। ध्यान रखिए लीवर के साथ में आपको किसको ऐड करना पड़ेगा? पित्ताशय को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद आप ले सकते हैं आंत्र रस। जितने भी हमारे इंटेस्टाइन जूस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? आंत्र रस कहते हैं। यानी इस पूरे पाचन तंत्र वाले चैप्टर में हमें इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है कि पाचन होता क्या है, किस किस आधार पर मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कितना पाचन होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आहार नलिका में क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। आमाशय में क्या रिएक्शंस होती हैं उस पर बात करेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत और अंत में मलाशय से होते हुए वो मल द्वार से बाहर निकल जाएगा, तब तक के फैक्टर्स पर आज हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। यहां से न केवल ऑल कॉम्पिटिशन्स की एग्जाम में बल्कि पीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्नों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। क्लियर है। पाचक ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है? ये कुछ एंजाइम्स निकालती है जो पाचन में सहायता करता है। आप ठीक ठीक ऐसे समझिए कि आटा है, नमक है, ये सब मटेरियल इसमें चल रहा है।
लेकिन उसको जब तक गीला नहीं किया जाए, जब तक उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं, जैसे पानी नहीं डाला जाए, तो एक प्रकार से ये पाचक रस उसमें पानी मिलाने का काम करेगी, यानी एंजाइम्स मिलाने का काम करेगी। और जो जो एंजाइम्स मिलाए जाएंगे उन सभी एंजाइम से भोजन पाचन में सहायता होगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कैसा दिखता है और उसके पाचक किस तरीके से काम करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि मनुष्य का कौन कौन सा भाग पाचन तंत्र में एक्चुअल में पार्टिसिपेट करता है, यानी भाग लेता है, और उसको किन किन नामों से हम लोग पुकारते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये जो मेरे बच्चों दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं मुख गुहा, इसको हम कहते हैं मुख गुहा यानी माउथ कैविटी। दूसरे नंबर पे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये है आपके दांत, ये आपके क्या है मेरे बच्चों? दांत है। क्लियर है? उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपको दिखाई दे रही है उन्हें कहते हैं लार ग्रंथियां। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? लार ग्रंथियां। चौथे नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है मेरे बच्चों फेरिंग्स। वो क्या है? फेरिंग्स। समझ पा रहे हैं? उसको हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो ईसोफेगस है। वो क्या है मेरे बच्चों? ईसोफेगस यानी आहार नलिका। ईसोफेगस मतलब क्या होगा? आहार नलिका। जो छठे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं मेरे बच्चों लीवर यानी यकृत। लीवर यानी कि यकृत। क्लियर है? यानी यकृत भी पाचन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? इसी लीवर के जस्ट नीचे आपको थोड़ा सा येलो कलर का कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों पित्ताशय। इसको क्या कहते हैं? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। क्या कहा जाता है इसे? पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। ये जो 7 नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों इसको कहा जाता है अमाशय यानी स्टमक। यानी क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? स्टमक कहा जाता है। क्लियर है? 8वें नंबर पर जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। क्लियर है मेरे बच्चों? उसके बाद 9वें नंबर पर जो आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं बड़ी आंत। इसको क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? जबकि ये जो 10वें नंबर पर है इसको कहते हैं मेरे बच्चों छोटी आंत। इसको क्या कहा जाता है? छोटी आंत। 11वें नंबर पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है रेक्टम। रेक्टम मतलब मलाशय। रेक्टम मतलब मलाशय। और ये जो 12वें नंबर पर दिखाई दे रहा है ये है एनस। एनस यानी मलद्वार। एनस मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? मलद्वार। यानी कि ये इतने पार्ट से होकर हमारा पाचन होता है। ये हमारी पाचन की पूरे शरीर की क्या है मेरे बच्चों? प्रक्रिया है। अगर हम 1 बाय 1 देखें तो शुरुआत देखिए, भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुख गुहा से होती है। कहां से होती है मेरे बच्चों? मुख गुहा से। अब मुख गुहा में इसका मतलब है कि अगर आपने ऐसे करके एक निवाला मुंह के अंदर रखा, वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो गया। जरूरी नहीं कि वो पेट में जाकर ही पचे, यहीं से भोजन का पाचन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम लोग और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मुख गुहा में क्या होता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं माउथ कैविटी को, और माउथ कैविटी के अंतर्गत ये वाले हिस्से में हम लोगों ने भोजन को रख दिया है। यहां पर आपको पता होगा 2 जबड़े, 32 दांत और एक जीभ होती है, और इसी के आखिरी वाले पार्ट में यहां पर होती है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। 3 जोड़ी क्या होती मेरे बच्चों? लार ग्रंथियां। क्लियर है? ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां है ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार के एंजाइम सिक्रीट करती है। पहला है लाइसोजाइम, दूसरा है टाइलिन। ध्यान दीजिएगा ये 2 महत्वपूर्ण है, लाइसोजाइम और टाइलिन। उसके बाद डाइपेप्टाइज भी ये करता है, डाइपेप्टाइज, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हम लाइसोजाइम और टाइलिन पर चर्चा करेंगे। लाइसोजाइम जो है वो हमारे शरीर में आने वाले जीवाणुओं का नाश करता है। यानी कि जो भी बैक्टीरिया हम खाने में ले लेते हैं, उस जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरिया का जो है खात्मा कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। जबकि टाइलिन का जो वर्क है वो क्या है?
टाइलिन का काम है स्टार्च को पचाना। किसको पचाना मेरे बच्चों? स्टार्च को पचाना। क्लियर है? स्टार्च को हम लोग क्या कहते हैं? मंड। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको पचाने का काम मुख गुहा में किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है टाइलिन के द्वारा। यानी भोजन में जो पाचन प्रक्रिया है वो कहां से शुरू हो जाती है? मुख गुहा यानी माउथ कैविटी से। और यहां पर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम सिक्रीट करती हैं, इनमें से लाइसोजाइम और टाइलिन जो है वो मुख्य रूप से अपना योगदान देते हैं किसमें? पाचन में। अब जैसे ही यहां से हम देखेंगे तो यहां दांत होते हैं। दांतों का जो प्रकार है मेरे बच्चों, मनुष्य के दांत जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के मतलब आपको पता होगा, एक वो दांत जो बचपन में निकलते हैं जिन्हें हम दूध का दांत कहते हैं, और दूसरे वो दांत जो आफ्टर 7 to 8 ईयर्स हमें आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्कल दांत या अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि हम 2 बार हमारे शरीर में दांत आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य जो है वो द्विबार दंती है। मनुष्य कैसा है मेरे बच्चों? द्विबार दंती है। क्लियर है? दूसरा, हमारे जो दांत होते हैं वो देखिए, दांत जो है वो किसके अंदर? मसूड़ों के अंदर धसे हुए हैं, यानी मसूड़ों में मजबूत पकड़ के साथ वो अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं। इसलिए मनुष्य को गर्तदंती भी कहा जाता है। एक तो पहला वर्ड हो गया द्विबार दंती और दूसरा क्या वर्ड हो गया? गर्तदंती। इसका मतलब मसूड़ों के अंदर गर्त में हमारे दांत लगे हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? गर्तदंती कहा जाता है। अब मनुष्य के दांत कितने होते हैं? मनुष्य के दांत आपको पता होगा संख्या में कितने होते हैं? 32 होते हैं। क्लियर है? इनमें भी 4 प्रकार के दांत हैं। सबसे पहले अगर हम बोलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कृंतक। कृंतक। दूसरे क्या होते हैं? रदनक। उसके बाद अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। और उसके बाद होते हैं मेरे बच्चों चवर्णक। अर्थात जो हमारे मनुष्य के दांत होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इनमें से जैसे इंसीजर, इसको कहा जाता है इंसीजर। ये हो गया आपका कैनायन, ये हो गया प्रीमोलर, और ये हो गया आपका मेरे बच्चों मोलर। यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इन दांतों में अगर हम दंतसूत्र पर चर्चा करें तो हमें समझ में आएगा कि ये जो 4 प्रकार के दांत होते हैं ये किस आधार पर होते हैं। देखिए, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। वैसे ही इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर ये संख्या में होते हैं 2 1 2 3, 2 1 2 3। अर्थात अगर कोई आपसे पूछे कि दंतसूत्र क्या होता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि दंतसूत्र होता है इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर 2 1 2 3 के फॉर्म में होते हैं, और इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर, मोलर 2 1 2 3 के, मतलब 2 1 2 3 का साइज ऊपर और 2 1 2 3 का ही जो है सिस्टम नीचे होता है। इस प्रकार हमारे शरीर में जो आप देख रहे होंगे कि दांत भोजन को चबाने का, पहले वाले जो है वो कृंतक हैं, वो काटने का काम करते हैं। दूसरे हैं रदनक, वो जो रगड़ कर उसको चबाने का काम करते हैं। उसके बाद में ये चवर्णक, मतलब ये पीसते हैं। और आखिरी में चवर्णक, यानी जो बारीक बिल्कुल पीस कर आटा बना देता है, वो पार्ट जो है ये इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत मिलकर करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मुख गुहा, उसके जस्ट बाद किसका पार्ट आता है मेरे बच्चों? दांत का आता है। बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद आप देख रहे होंगे यहां पर ही जबान होती है जो स्वाद लेती है। वैसे ध्यान रखिएगा, जीभ जो है वो पाचन का हिस्सा नहीं है या पाचन अंग का हिस्सा नहीं है। फिर भी अगर हम देखें तो ये है, जैसे मान लीजिए, है ना, जहां से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जैसे ये जीभ है ना, तो ये जीभ भी अपने आप में 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, और 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट। पहला पार्ट जो है, आप ध्यान रखिए, जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, उन्हें हम पैपिली कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पैपिली कहते हैं। क्लियर है? और ये पैपिली ही स्वाद को, यानी कि किसी भी प्रकार के जो भी स्वाद होता है, चाहे मीठा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे तीखा हो,
चाहे वो खट्टा हो, उन सब स्वाद को क्या करता है, ग्रहण करने का काम करता है। यही हमें अनुभव करवाती है कि इसी को स्वाद कलिकाएं भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये पहला वाला जो पार्ट होता है ये मीठा ग्रहण करता है, सेकंड वाला जो है ये नमकीन या खट्टा ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है ये कड़वा ग्रहण करता है। इसलिए अभी देखिए गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, अभी खीरा आएगा, खीरा में लंबी ककड़ी जो होती है उसको जब हम खाते हैं तो उसमें से कोई कड़वी निकल जाती है। हमें कब पता चलता है कि ये कड़वी है? जब उसको हम चबा जाते हैं तब जाके, क्योंकि अंदर तक, जब तक इनके अंदर नहीं जाएगी तब तक हमें स्वाद पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में ये जो वस्तु हमने ली है उसका स्वाद क्या है। अगर मीठा है तो हम ऐसे टच करेंगे ना, ऐसे जबान से सामने वाला हिस्सा, और तुरंत हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज मीठी है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये जो है आपको ये स्वाद कलिकाओं के रूप में काम करती है और इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। अब यहां से जो हमारा भोजन है वो धीरे धीरे फेरिंक्स में होते हुए ये आहार नलिका में चला जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां मुख गुहा में पाचन शुरू होता है। मुख गुहा में पाचन क्या होता है मेरे बच्चों? शुरू होता है। क्लियर है? लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां से देखिए भोजन ऐसे आ गया है हमारे अंदर, ये यहां पर, ठीक, भोजन अभी यहां से आया है। यहां पर लार ग्रंथियां मैंने आपको अभी बताया, लार ग्रंथियों में दो महत्वपूर्ण एंजाइम लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका नाश करता है और टाइलिन स्टार्च को पचाने का काम शुरू कर देता है। क्लियर है? उसके बाद जैसे ही भोजन ईसोफेगस में आता है, किस में आता है मेरे बच्चों? ईसोफेगस। इसको क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। क्लियर है? इसमें जैसे ही भोजन आता है भोजन का पाचन बंद हो जाता है। भोजन का पाचन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यहां से ऐसे ये जो आपकी आहार नलिका है सिकुड़ती है और भोजन को नीचे धकेलने का काम, बार बार खुलती सिकुड़ती ऐसे करते हुए ये हमारे इस भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है मेरे बच्चों? आमाशय तक। तो बार बार क्रम से कुंचित मतलब सिकुड़ना खुलना, इस कारण से यहां पर जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? क्रमानुकुंचन। तो ईसोफेगस में कौन सी रिएक्शन होती है? क्रमानुकुंचन होती है, ना कि भोजन का पाचन होता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग एक चीज और क्या देखेंगे, यहां पर एक बोन होती है, उसको हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों एपिग्लाटिस। इसको क्या कहा जाता है? एपिग्लाटिस। क्लियर? अब ये क्या काम करती है? देखिए यहां पर ये जो आहार नलिका है इसी के अंदर फेरिंक्स से हम लोग अगर चर्चा करें तो यहां से आहार नलिका भी जुड़ी हुई है और श्वास नलिका भी जुड़ी हुई है, और दोनों को जाने का रास्ते अलग अलग है, लेकिन मेन जो पार्ट है वो खुलने वाला जो कैविटी है वो एक ही है। अब क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, भोजन ग्रहण किया, देखिए ध्यान से, हाँ हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये आप दो देखिए है ना, ये दो नलिकाएं हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहां लेंगे, ये एक ट्यूब है ना, और ये एक ट्यूब है, ठीक है। दोनों ट्यूब किसी एक बड़ी ट्यूब में जुड़ी हुई है, किसी बड़ी ट्यूब में क्या है, जुड़ी हुई है। क्लियर है? तो जब हम भोजन लेंगे तो भोजन इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, तो ये आपकी श्वास नलिका है मान लीजिए, है ना, श्वास नली है, और ये आपकी जो है आहार नली है, आहार नली है। क्लियर है? तो जब हमने भोजन ग्रहण किया तो हमारा ब्रेन मैसेज देता है एपिग्लाटिस को कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड के लिए आप श्वास नलिका को बंद, तो वो ऐसे करके श्वास नलिका को बंद कर देगा, तो ये आहार नलिका में भोजन चला जाएगा। क्लियर है? यदि ऐसा नहीं होता है तो वो भोजन का टुकड़ा कहां चला जाएगा, श्वास नलिका में, और श्वास नलिका में जाएगा मतलब वो कहां पहुंचेगा, फेफड़े में, और आपको पता होगा कि फेफड़ा कोई पाचक अंग तो है नहीं, अर्थात वहां भोजन का पाचन नहीं होगा, वो भोजन का टुकड़ा वहां जाके सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा तो कैंसर बना देगा। इसलिए इस एपिग्लाटिस की व्यवस्था नेचर ने की और कहा कि भैया आप इस ढक्कन को, अब देखिए
आप कभी महसूस कीजिएगा कि जब हम भोजन करते हैं ना, भोजन करते निगलते वक्त कुछ मिली सेकेंड, जैसे ऐसे जब हम निगलते हैं, निगलते वक्त कुछ मिली सेकेंड के लिए हमारी सांस रुकती है, और उस सांस को कौन रोकता है? ये एपिग्लॉटिस रोकता है। कहता भाई अभी इधर अंदर नहीं जाने का, अभी रुको, उधर का रास्ता खोलने का। समझ में आई? और जैसे ही भोजन आपने इसके अंदर निगल लिया, निगलते ही ये वापस खोल देता है और ये श्वास नलिका को खोलकर आहार नलिका को क्या कर देता है? बंद कर देता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में एपिग्लॉटिस वर्क करता है। समझ में आ रही बात? इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करना चाहिए। खाना खाते वक्त क्या नहीं करना चाहिए? बात। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो ब्रेन है ये एक समय में एक ही कमांड दे सकता है, एक समय में एक ही काम कर सकता है। यदि आप खाना खा रहे हैं तो ब्रेन आपका पूरी तरीके से खाने पर कंसंट्रेट करेगा कि खाना खाइए, खाना अंदर लीजिए, उसको बढ़िया बारीक से चबाइए, चबाने के बाद उसको अंदर निकालिए, ठीक है, फिर अगला खाना उठाइए, फिर अगला खाइए। इस प्रकार की पूरी रिएक्शन पर कंट्रोल करता है हमारा क्या? ब्रेन। यदि हम भोजन कर रहे हैं और भोजन करते वक्त मोबाइल देख रहे हैं या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में क्या होता है? हमारा ब्रेन या तो उस बात में या फिर मोबाइल में एंगेज हो जाता है, अर्थात उसका जो माइंड है ना वो कहीं और एंगेज हो गया। जैसे ही उसका कहीं और माइंड एंगेज हुआ, वो इस एपिग्लॉटिस को कमांड देना भूल गया, और कमांड देना भूला तो ये जो खाना आहार नलिका में जाना चाहिए था, ये फटाक से किसमें घुस जाता है? श्वास नलिका में। अरे भाई दोनों नलिकाएं खुली है तो श्वास नलिका में भी घुस सकता है ना, और जब श्वास नलिका में घुसेगा, जो इसमें अंदर जाने लगा एकदम ठसका आएगा, वो फेफड़ा कहेगा अरे गलत घुस गया, गलत घुस गया, इधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, क्योंकि कहां चला जाएगा? फेफड़े में। तो वापस ऐसे प्रेशर से उसको बाहर फेंकता है, कभी कभी बाहर फेंकता तो इधर यहां तक पहुंच जाता है, फिर आप उसको बाहर अंदर फेंकते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी कि खाना खाते वक्त ना बात करना चाहिए, ना मोबाइल पर देखना चाहिए, और ना ही इधर उधर कहीं कुछ भी ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? वरना वो जो भोजन का टुकड़ा आपके फेफड़े में चला जाएगा, वो फेफड़े में जाकर सीधा कैंसर बनाएगा, क्योंकि वो काम ही करेगा ना, और वहां डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास में ऐसी सेल्स है नहीं कि फेफड़े में डाइजेस्ट कर सके, तो वहां डेड हो जाएगा, और डेड सेल से क्या होता है? डेड सेल से कैंसर होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर हमारा भोजन यहां से ऐसे घूमते हुए ये भोजन हमारे अमाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है मेरे बच्चों? अमाशय में। जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है, अमाशय में भोजन का पुनः पाचन शुरू होता है। पुनः पाचन मतलब रीडाइजेशन। क्लियर है? यानी अभी तक जो भोजन है ना, वो यहां से देखिए, यहां से पाचन शुरू हुआ, लेकिन इतने पार्ट में पाचन नहीं हुआ, और यहां से पुनः क्या शुरू हो गया? पाचन शुरू हो गया। और जब यहां से पुनः पाचन शुरू हुआ तो हम देखेंगे कि यहां पर बहुत सारी रिएक्शंस होती है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो आपका अमाशय है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा जो अमाशय होता है, ठीक है, इस अमाशय की क्या आदत है कि ये बेचारा, सुनिएगा ध्यान से, इसके अंदर जितना भी हम खाना खाते हैं ना, वो 60% भर सकता है। कितने प्रतिशत? 60%। क्लियर है? बाकी का जो 40% हिस्सा है मेरे बच्चों, वो खाली रहना चाहिए। मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से पैक ना करें। क्यों? क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं, अमाशय की दीवारें, अमाशय के जो अंदर के सरफेस एरिया होते हैं, वो एरिया वहां से अमाशयिक रस निकालता है। अमाशयिक रस, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचक रस। क्लियर आई बात समझ में? क्योंकि यहीं पर जठर ग्रंथि है, और वो क्या निकालती है मेरे बच्चों? जठर रस निकालती है। क्लियर है? और जठर रस जो होता है, आप सुनिए बहुत ध्यान से, जठर रस जो होता है वो इस पूरे भोजन को डिसॉल्व करने का काम करता है, और डिसॉल्व करके फिर उस अधपचे पार्ट जो मटेरियल्स को वो छोटी आंत को ट्रांसफर करता है, जहां पर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा समझिए, जठर रस, जठर रस में भी दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो आपका होता है रेनिन नाम का एंजाइम। सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? रेनिन नाम का एंजाइम है। क्लियर है? अब ये रेनिन नाम का एंजाइम क्या काम करता है? ये रेनिन नाम का एंजाइम जो होता है, ये दूध पर रिएक्शन करके दूध को दही में, यानी कि दूध को फाड़ने का काम करता है, दही नुमा आकृति में उसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर दे। इसलिए आप देखेंगे कि जब बच्चों को दूध पिला, छोटे बच्चा होता है ना, उसको जब दूध पिलाया जाता है और वो अगर गलती से दूध निकाल दे तो वो दूध नहीं निकालता है, वो क्या निकालता है? फटा हुआ दूध।
दहीनुमा चीजें निकालता है। उसको किसने फाड़ दिया? वो कौन है भैया? रेनिन। रेनिन दूध को फाड़ने का काम करता है। अब इसकी एक समस्या और क्या है पता है आपको? इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी जानवर है ना दुनिया में, जितने भी जानवर, उन सब का दूध उन सबके बछड़ों के लिए है। अब इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है दुनिया में कि वह अपने मतलब इंसानों के दूध के अलावा जानवरों का दूध भी पी जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि बच्चों के अंदर ये रेनिन नाम की ग्लैंड होती है जो भोजन आपका दूध जो है उसको फाड़ कर दही में कन्वर्ट करके उसको पचा लेती है। लेकिन जो 7-8 साल के बाद ये रेनिन हमारी बॉडी से क्या होने लग जाता है? कम हो जाता है। और कम हो जाता है इस वजह से ये दांत होते हैं ना बच्चों के, वो टूट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं दूध के दांत। यानी अब दूध नहीं पीना चाहिए। अगर आप 8-10 साल की आयु से ऊपर निकल गए हैं तो उसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेनिन अब हमारी बॉडी में अति क्रियाशील नहीं है और ये दूध को फाड़कर उसको नहीं पचा सकता। इस वजह से दूध या दूध से बने प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैं आपको बता, दूध से बनी हुई चाय, अगर आप चाय पिएंगे तो वो गैस बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि उसको पचाने में अमाशय को बहुत देर लग जाती है। इसलिए बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना उनको ज्यादा गैसेस होती है या वो कम खाना खा पाते हैं, क्योंकि जीवन भर दूध से बनी हुई चाय पी है, इसलिए आपका अमाशय वैसा ही हो गया है। अब वो वर्क नहीं कर सकता, इसलिए बुढ़ापे में 1 या 2 ही रोटी खा सकते हैं। क्लियर है? यदि बुढ़ापे में आप आगे जाके भरपेट खाना चाहते हो तो दूध या दूध से बने हुए उत्पादों को या तो लगभग बंद कर दीजिए, अथवा आयुर्वेद कहता है कि यदि आपको पीना भी है तो उसमें टर्मरिक यानी हल्दी मिलाकर पिए। इससे क्या होगा कि इससे रेनिन टाइप का एक एंजाइम क्रिएट होगा और वो आपकी बॉडी में उसको क्या कर देगा? पचा देगा। खैर, मैं आपको बता रहा था कि यहां से पाचक रस, जैसे मैंने आपको अभी कहा बताया, रेनिन निकलता है। ऐसे ही एक और एंजाइम है, उसको है पेप्सिन। उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पेप्सिन। ये पेप्सिन हमारी शरीर में जो भी हम बाहर से प्रोटीन वगैरह लेते हैं या प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन पर रिएक्शन करके ये पेप्टोन में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? पेप्टोन में। और पेप्टोन में चेंज करके उसको हम आसानी से खाकर क्या कर सकते हैं? पचा सकते हैं। तो अगर आपने 60% जो है, देखिए ध्यान से, आपने अपने अमाशय को 60% भरा तो 40% क्या होगा? 40% यहां पर गैस्ट्रिक जूस भरा जाएगा, जो पाचक रस भरे जाएंगे, जो इसको डिसॉल्व करके क्या करेंगे? पचाने का काम करेंगे। अब क्या हुआ? अगर आप इसको पूरा भर देंगे, पूरी तरीके से, है ना, शादी ब्याह में जाएंगे, है ना, बढ़िया टेस्टी चीजें मिल रही हैं तो पूरा खा लिया, और बचा हुआ तो ऊपर से आइसक्रीम लपेट ली। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब हम इतना ज्यादा खा लेते हैं तो अमाशय की तो आदत है कि वह पाचक रस निकालेगा ही निकालेगा, और पाचक रस जब वो निकालता है तो चूंकि यहां जगह ही नहीं बची, जब पाचन मतलब डिसॉल्व होगा ही नहीं भोजन, तो वो गैस्ट्रिक जूस ऐसे करते हुए, आप देखिए यहां से वो गैस्ट्रिक जूस ऐसे करते हुए ये यहां तक इस इसोफेगस तक भर जाता है। इसीलिए कभी कभी आप ज्यादा जब खा लेते हैं ना तो अचानक कुछ खट्टा खट्टा सा पानी, है ना, वो यहां तक आ जाता है, फिर आप वापस उसको अंदर ले लेते हैं, है ना। तो ये जो आया है ना खट्टा खट्टा सा पानी, ये खट्टा पानी पाचक रस ही है, जिसका काम कहां था? यहां पर, लेकिन यहां तो आपने जगह नहीं छोड़ी तो ये ऊपर यहां तक आ जाता है। आप समझ पा रहे हैं? और ये जो भोजन है जिसमें पाचक रस नहीं मिले हैं मेरे बच्चों, ये भोजन सड़ जाएगा, क्योंकि पाचक रस के बिना भोजन हमारा पच ही नहीं सकता। और ये जब सड़ जाएगा तो सामान्य सी बात है कि ये ऐसा के ऐसा कहां चला जाएगा? ये ऐसा कैसा चला जाएगा? हमारे छोटी आंत में, जहां पर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने के लिए काइम और काइल का बनना बहुत जरूरी है। अब ये काइम और काइल क्या है, मैं आगे इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपको, मुझे आशा है कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा, कई बार आपने सुना होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, है ना। खाना खाने के तुरंत बाद क्या नहीं पीना चाहिए? पानी नहीं पीना चाहिए। अब मैं आपको ये चीज भी समझाता हूं कि जैसे आपने क्या किया, ये आपका अमाशय है ना, और अमाशय में जैसे ही पहला टुकड़ा भोजन का गया, पाचन यहीं से शुरू हो गया था, मुख गुहा से, यहां से भी भोजन का पाचन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, पुनः शुरू होता है। जैसे ही शुरू हुआ, मतलब एक टुकड़ा भी भोजन का गया ना, तो इसने पचाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो ये पचा रहा है। अब आपने क्या किया? जल्दी में ये खाना खा लिया। क्लियर है? अब आपको बता दें कि यहां पर जठरा अग्नि पैदा हुई है।
जठर रस की वजह से जठराग्नि पैदा हुई है और वो जठराग्नि इस भोजन को पचाने का काम कर रही है, जिसका टेम्परेचर लगभग हमारी बॉडी के बराबर होता है, तभी तो पचा पाएगी ना। तो जब इसको पचा रहा है, आपने क्या किया, भर लिया जल्दी जल्दी खाना, और इसमें अब बाकी का जो 40% हिस्सा है ना, यह पाचक रस आएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो लोटा भर के इसमें या ग्लास भर के इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब आप एक बात बताइए, कढ़ाई में जब आप सब्जी बनाते हैं, बघार करते हैं, तो वो बघार तेज होता है ना, रेसिपी बनती है और वो बढ़िया बुलबुले उसमें फूट रहे हैं, जैसे ही आप उसमें पानी डाल देंगे, पानी डालते ही वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और उसी समय गैस बंद कर दो, क्या भोजन बन पाएगा, क्या स्वादिष्ट भोजन बन पाएगा, नहीं ना। ठीक वैसे ही जैसे ही आपने ग्लास भर के इसके ऊपर पानी डाल दिया, पानी डालते ही ये पूरी अग्नि बुझ गई और ये पूरा मटेरियल जो है वो ऐसे गड़बड़ सा इकट्ठा हो जाएगा और वैसा के वैसा 4-5 सड़ने लग जाएगा यार ये यहाँ पर, और सड़ेगा तो आपको गैस बनेगी, गैस में खट्टे डकार भी आएंगे, और एक गैस जो आप पीछे से निकाले वो अलग ही मसला है। समझ में आई बात के नहीं? तो ये जो है ना, इसकी वजह से, किसकी वजह से, पानी की वजह से। इसलिए कहा जाता है कि भोजन करने के कम से कम आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए और भोजन करने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब जैसे ही यहां से भोजन आपका हो गया है, अब ये भोजन यहां से धीरे से, आपको मैं थोड़ा बड़े पैमाने पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, धीरे से ये हमारी छोटी आंत में प्रवेश करेगा। किसमें प्रवेश करेगा? छोटी आंत में। अब हुआ क्या कि जो भोजन, जैसे मान लीजिए, पहले तो आप छोटी आंत देख लीजिए, मैं छोटी आंत को कुछ ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपकी छोटी आंत है, इस छोटी आंत में क्या होता है, उंगली नुमा ऐसी संरचनाएं होती है, उंगली नुमा बहुत सारी संरचनाएं होती है। इन्हें हम लोग रसांकुर या विली कहते हैं, रसांकुर या विली कहते हैं। तो जो भी भोजन आपने ग्रहण किया है, जो भी पाचन आपने लिया है, जैसे मान लीजिए कि आपने गाजर खाई है ना, या आप ले लेते हैं पालक खाई है, ठीक है ना, या आपने कोई भी चीज खाई, गाजर खाई है तो गाजर में विटामिन ए होता है, क्लियर है। तो ये गाजर पूरी यहां पर पची और यहां से पच के छोटी आंत में गई, छोटी आंत में जैसे ही पहुंची, छोटी आंत में ये जो विलाई, जिसको हम लोग विली या रसांकुर कह रहे हैं, ये क्या करता है, ये उसमें से विटामिन ए को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लेता है। देखिए पूरा मटेरियल है, उसमें से सिर्फ क्या निकाल रहा है, ये विटामिन ए। विटामिन ए हो या प्रोटीन हो, इन सबको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पोषक तत्व कहते हैं, क्लियर है। और इस प्रकार से ये क्या करेगा, ये पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको मैं बता दूं, जैसे विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी है ना, रेटिनॉल जो होता है ना, वो किसके लिए जरूरी है? आंखों के लिए। तब आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है तो गाजर लेके से आंख में घुसेड़ेंगे तो नहीं ना। अरे कैसे हम लोग आंखों में विटामिन को कवर करेंगे? तो उसके लिए उसको खाना पड़ेगा, खाएंगे तो फिर वो कहां जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत से ये जो विली है, ये विली का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है मेरे बच्चों? डायरेक्ट कनेक्शन ये ब्लड वेसल से होता है। किससे होता है? ब्लड वेसल से। मतलब छोटी आंत से जो विटामिन ए पहुंचा है, वो छोटी आंत से कहां जाएगा? ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स तो आपको पता है आंखों तक आएगी, पूरी बॉडी में फैलेगा, तो पूरी बॉडी में वो विटामिन ए घूमता रहेगा, वो जहां उसकी जरूरत है वहां जाके वो वर्क करेगा। आपको एक बात और बता दें कि विटामिन ए को एंटी इंफेक्शन विटामिन भी कहते हैं, यानी प्रति संक्रमण, यानी किसी प्रकार का अगर संक्रमण होता है, इंफेक्शन होता है, तो उससे भी ये बचाने का हमें काम करती है, ठीक है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन, जैसे आपने पालक खाया है, अब पालक के अंदर क्या है? आयरन है, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो आयरन जो है वो आयरन क्या होगा? वो एब्जॉर्ब करके बॉडी को पहुंचाया जाएगा, क्लियर है। जैसे आपने सुना होगा ना, देखिए हाँ, एक बहुत अच्छी चीज है यहां पर इंटरेस्टिंग, लड़कियों को सबसे गंदी अगर कोई सब्जी लगती है, जो सबसे कम खाना पसंद करती है ना, वो कौन सी होती है? पालक, ठीक है। क्यों? क्योंकि पालक में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन। और लड़कियों के शरीर में आयरन की क्या होती है? कमी होती है। बालिकाओं के शरीर में आयरन की क्या होती है? कमी होती है। और आयरन की कमी की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है।
फिर वो आंगनवाड़ी वाले अपने कार्यक्रम चला रहे, आपको पता है प्रति मंगलवार आयरन की गोली फलाना दिन का। वो क्यों? क्योंकि अगर लड़कियां पर्याप्त मात्रा में पालक की सब्जी खाए, पालक का जूस पिए, तो उन्हें कभी इस तरह की चीजें होगी नहीं। आयरन की कमी से बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉडी में। जैसे आपने सुना होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कभी पीछे आता रह जाता है, पीछे इन द सेंस कि 4 दिन 8 दिन आगे चला गया, 8-4 दिन पीछे रह गया, जो फिक्स डेट होती है उस पर नहीं आता। किसकी वजह से? मेन कारण जो है वो कौन है? आयरन है। क्लियर है? मेन कारण पोषक तत्व है, और उनमें भी स्पेशली कौन? आयरन। तो यदि पालक की सब्जी पर्याप्त मात्रा में हफ्ते में 2-3 बार खाई जाए, या पालक का जूस भी पिया जाए, ये डाइजेशन में भी बहुत अच्छा काम देता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि प्रॉब्लम आपकी क्या हो सकती है? सॉल्व हो सकती है। खैर, हम फिर आते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो ये छोटी आंत में चला गया। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? पूर्ण पाचन। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग बेक करके समझने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ये देखिए, अब मैं आपको यहां से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, ये क्या हुआ है समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ये आपका क्या है बताइए? ये आमाशय है, और आमाशय से, सुनिएगा ध्यान से, आमाशय में भोजन लसलसा हो गया है, और अब ये भोजन क्या हो रहा है? देखिए, यहां से धीरे से इसके पीछे, ये वाला हिस्सा मत देखिए, इसके जस्ट पीछे ये जो बीच में हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसमें एंट्री करेगा। मतलब ये भोजन जो है ये छोटी आंत में एंट्री करेगा। किस में एंट्री करेगा मेरे बच्चों? छोटी आंत में। और जैसे ही ये छोटी आंत में एंट्री करेगा, आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पर कौन है? पेंक्रियाज है। यहां पर कौन है? पेंक्रियाज। वो अपना पेंक्रियाटिक जूस किस में डाल देगा? अग्नाशयिक रस किस में डाल देगा? इस छोटी आंत वाले पार्ट में। और यहां देखिए जो लीवर हमारा दिखाई दे रहा है, लीवर किसका स्त्रावन करता है? पित्त रस का स्त्रावन करता है। और जो पित्त रस वो स्त्रावित करता है, वो पित्त रस, यहां देखिए ये येलो कलर का आपको थोड़ा सा आकृति दिखाई दे रही है, इसको हम गॉल ब्लैडर या पित्ताशय बोलते हैं। इस पित्ताशय में ये जो पित्त रस है ये जाके इकट्ठा हो जाता है, और यहां से एक ट्यूब निकलती है, जो भी यहां पर ध्यान रखिए, अग्नाशयिक ट्यूब और ये पित्ताशय वाली ट्यूब दोनों एक साथ मिलकर ये पैंक्रियाटिक जूस और ये बाइल जूस दोनों एक साथ छोटी आंत में भोजन के साथ चले जाते हैं, भोजन में प्रवेश के साथ, बिल्कुल द्वार पर। समझ में आया? और इस प्रकार से यहां से जो भोजन है ये हमारी इस छोटी आंत वाले पार्ट में चला जाता है। अब छोटी आंत वाले पार्ट में भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। मैंने आपको बताया कि अवशोषण किसका होता है? पोषक तत्वों का। किसका होता है? पोषक तत्वों का। यानी जितने भी प्रकार के पोषक तत्व, चाहे विटामिन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे लिपिड्स हो, चाहे फैट हो, जितनी भी चीजें होती है उन सबका अवशोषण कौन करता है मेरे बच्चों? ये छोटी आंत। छोटी आंत में ऐसी अंगुली नुमा जो संरचनाएं होती है, मैंने अभी आपको बताया, उनको हम विली या रसांकुर कहते हैं, जो न्यूट्रेंट को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, और अब्जॉर्ब करने के बाद में फिर वो ब्लड वेसल्स को सप्लाई करता है। ब्लड वेसल्स को क्या करता है? सप्लाई करता है। क्लियर है? और यहां से हमारे भोजन का क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो आप कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी छोटी आंत में होता है। अब यहां से क्या हुआ? अब पोषक तत्व निकाल लिए गए हैं, है ना? तो बचा हुआ मटेरियल जिसमें से अभी पानी नहीं निकाला गया है, वो इस बड़ी आंत को सप्लाई किया जाता है। अब बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत में ये भोजन ऐसे 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 घूमते हुए ये रेक्टम तक पहुंचता है। इससे पहले कि रेक्टम पहुंचे, उसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। यानी जो वाटर होता है उसका अवशोषण कौन करता है? वो बड़ी आंत करती है। और अब देखिए, न्यूट्रेंट भी नहीं है, जो गाजर आपने खाई थी उसमें से विटामिन भी निकाल लिया गया, बाकी के पोषक तत्व भी निकाल लिए किसने? छोटी आंत ने। पानी जो बचा हुआ था वो बड़ी आंत ने निकाल लिया। तो अब क्या बचा हुआ है? अब वो मटेरियल जिसमें ना न्यूट्रेंट है, ना पानी है, ना कुछ पोषक तत्व है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मल। उसको क्या कहते हैं? मल। अब ये जो मल है, ये मल यहां रेक्टम यानी मलाशय में इकट्ठा होता है। कहां पर इकट्ठा होता है? मलाशय में। और मलाशय में ये लगभग 4 से 6 घंटे तक रहता है, 4 से 6 घंटे तक। और 6 घंटे बाद ये इस जो है एनस द्वार के द्वारा, एनस मतलब गूदा द्वार, एनस मतलब गूदा द्वार,
और इसके द्वारा इसको शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा भोजन का पाचन कहां से शुरू हुआ था, मुख गुहा से, और कहां जाकर खत्म हुआ, बड़ी आंत में। कहां जाकर खत्म हुआ, बड़ी आंत में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि रेक्टम और एनस ये दोनों पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम जरूर है, लेकिन यहां पर किसी चीज का डाइजेशन नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि डाइजेशन तो आखिरी कहां तक होता है, बड़ी आंत तक। क्लियर है? अब हम आगे अगले चैप्टर में ये पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाचक रस कैसे काम करते हैं, कौन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कौन प्रोटीन पर वर्क करता है, कौन वसा पर वर्क करता है। इन सब चीजों को हम अगले पार्ट में देखेंगे और हम पाचक रस को अलग से, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हम उस चैप्टर पर ध्यान देंगे। आज के लिए धन्यवाद।